दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी फॉरेन टीम के सामने इंडियन टूर रखा होता है तो मैनेजमेंट को पहले से ही करंट कप्तान की कैप्टनसी जाने का अंदाजा होता है, क्योंकि इंडिया आकर के अंग्रेजी टीमों की हालत इतनी खस्ता हो जाती है कि मैनेजमेंट को अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई एक बलि का बकरा चाहिए होता है, जो कि 80% केसेज में कैप्टन ही होता है। ऐसे में अगर किसी कप्तान को टूर बीच में छोड़ करके जाना पड़े, वो भी वनडे सीरीज में हुई 5-0 की घटिया हालत के बाद, तो वजह कुछ भी हो, मगर कप्तान और मैनेजमेंट से ज्यादा सुखी कोई नहीं होगा। ऐसे में उस कप्तान का मैनेजमेंट और टीम को राजी करके वापस आना, वो भी सिर्फ इंडिया की साख के लिए, एक काल्पनिक कहानी लगती है। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये कहानी हकीकत है। वो हकीकत जो इंडिया पर सबसे बड़े हमले के तले घटी, वो हकीकत जिसके हीरो केविन पीटरसन ने कभी इस बात को जाहिर नहीं की, वो हकीकत जो कुछ वक्त के लिए डिले होती तो शायद हम भी इंडिया में क्रिकेट का एक हॉल्ट देखते। वो हॉल्ट जो आने वाली क्रिकेटिंग पीढ़ी को इफेक्ट करती, वो हॉल्ट जो साल 2008 में शुरू हुए आईपीएल पर असर डालता, वो हॉल्ट जो बतौर नेशन इंडिया की डिफेंस सिक्योरिटी को सवालों के घेरे में डाल देता। तो दोस्तों, बात है साल 2008 सर्दियों की। तय फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग नवंबर के महीने में इंग्लिश टीम को भारतीय दौरा करना था, जहां वो लिमिटेड ओवर क्रिकेट में 7 वनडे और रेड बॉल में 2 टेस्ट खेलने वाले थे। लगभग 1.5 महीने लंबा चलने वाला ये टूर 9 नवंबर को राजकोट में प्रैक्टिस से शुरू होकर 23 दिसंबर को मुंबई टेस्ट में खत्म होना था। ठीक 2 दिन बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस देख करके कुछ इंग्लिश फैन इस प्रोग्राम से खासा खुश नहीं थे, मगर तब हालात ये होते थे कि जो आईसीसी ने तय कर दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। अब की तरह किसी टीम के चाहने पर पिच, शेड्यूल, देश या स्टेडियम बदले नहीं जाते थे। हालांकि प्रोफेशनल नोट पर इस वजह को प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि इस खेमे में ही फ्लिंटॉफ, एलिस्टर कुक, एंड्रू स्ट्रॉस, स्टीव हर्मिसन और कप्तान केविन पीटरसन सरीखे कई एक्सपीरियंस प्लेयर 7 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज इंडिया में जीतकर अपने कामयाब क्रिकेट करियर में एक सुनहरा सितारा जोड़ने पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। इस जीत के जोश के साथ ही 14 नवंबर 2008 के दिन राजकोट वनडे से मैचों की शुरुआत हुई। लेकिन पहले लंका को वनडे और फिर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में रोकने वाली इंडियन टीम कुछ और ही सोच करके बैठी थी। इंडिया ने अभी आए अंग्रेजों की थोड़ी सी भी मेहमान नवाजी नहीं की और अग्रेसिव ढंग से 50 ओवर में 387 रन बना डाले। सहवाग ने 73 में 85, गंभीर ने 63 में 51 और रैना ने 44 में 43 बनाए। जबकि 2007 टी20 वर्ल्ड कप में 6 छक्के लगाने के बाद पहली बार इंग्लैंड के सामने खेल रहे युवराज ने उसी स्टाइल को बरकरार रखते हुए सिर्फ 78 बॉल्स में 138 रन बनाए। कमर दर्द से जूझने के बावजूद युवराज ने कमर पर पट्टी बांधकर उस यादगार पारी में 16 चौके और 6 छक्के लगा करके इंग्लिश टीम के धुएं निकाल दिए। टूर की पहली पारी में ईसाओ भगत का इंग्लिश टीम पर यह असर हुआ कि राजकोट में 158 से हारे, तो इंदौर में फिर से युवराज के शतक के बाद 54 रनों से हारे। इसके बाद कानपुर और बेंगलोर जाकर के सहवाग ने 70 के करीब की 2 इनिंग्स खेलकर इंग्लैंड को डीएलएस मेथड के दम पर 16 और 19 रनों की एक तरफा हार थमाई। उस सीरीज में इंडियन डोमिनेंस का अंदाजा ऐसे लगाई कि 26 नवंबर को कटक में हुए सीरीज के 5वें मैच में पीटरसन के नाबाद 111 रनों की मदद से 270 का बड़ा स्कोर खड़ा करने के बावजूद 44वें ओवर में 6 विकेटों से हार गई। कटक के बाद इंग्लैंड का मोरल इतना डाउन हुआ कि हिस्ट्री में पहली बार वनडे सीरीज में 7-0 का मैजिकल क्लीन स्वीप भी पॉसिबल लग रहा था। इंडियन टीम पूरी तरह हिस्ट्री बनाने पर उतारू थी। क्या सहवाग, क्या युवराज, क्या रैना, क्या धोनी, क्या पठान, क्या जहीर, क्या भज्जी, जिसे जब मौके मिलते वो तब अंग्रेजों से अपने स्टाइल में लगान वसूल कर लेता। क्योंकि इंडिया की शानदार फॉर्म को देखते हुए फैंस और प्लेयर सबको इंतजार था गुवाहाटी और दिल्ली में होने वाले बचे 2 मैचों का। लेकिन कटक में 26 नवंबर के तीसरे पहर में मैच खत्म होने के बाद ये इंतजार ऐसा शुरू हुआ कि फिर कभी खत्म ही नहीं हुआ। इंडियन फैंस ना तो 7-0 की हिस्ट्री बनते हुए देख पाए, ना ही प्लेयर्स इंग्लैंड से ऐतिहासिक बदला ले पाए, क्योंकि 5वें मैच की शाम को ही वो मनहूस शाम थी जब कुछ काली ताकतें मजहब का गलत चश्मा चढ़ाए मुंबई के ताज होटल में घुसाई थी। 26/11 वो मनहूस शाम जिसे कोई भी हिंदुस्तानी दोबारा याद नहीं करना चाहता है, मगर उस हमले से जो गम, जो जख्म मिले हैं, उसके बाद वो मनहूस दिन भुलाया भी तो नहीं जाता। मिलिटेंट्स, पुलिस और कॉमन सिविलियंस सबको मिलाए तो 171 कीमती हिंदुस्तानियों की जान लेने वाले उन दिनों ने पूरे देश को सख्ती में डाल दिया था। तब मुंबई से लेकर के बंगाल तक पूरा भारत भले ही सदमे में था, लेकिन खौफ में कोई नहीं था, क्योंकि 26/11 एक सिक्योरिटी फेलियर जरूर था, मगर उसके बाद जो ब्रेव स्टेप्स हमारी आर्मी द्वारा लिए गए वे सक्सेसफुल डिफेंस की अनूठी मिसाल थी। हालांकि ग्लोबल पॉलिटिक्स की समझ रखने वाले डिप्लोमेट्स को यह बेहतर ढंग से पता था कि इस हमले को लेकर के बतौर नेशन इंडिया की सिक्योर्ड इमेज पर कैसे हमला किया जाएगा। इसलिए टूरिज्म से लेकर स्पोर्ट्स तक सभी एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम बखूबी निभा रहे थे, जिसके एक्शन के तौर पर ही 26 तारीख को हुए हमले के बाद इंग्लिश प्लेयर्स को पूरी सिक्योरिटी के साथ 28 नवंबर को भुवनेश्वर से अबू धाबी के लिए रवाना किया गया। दोस्तों, उस हमले के दौरान जिस तरह से देश थम गया था, उस मंजर से बाहर निकलने के लिए हालात को नेचुरल तौर पर सामान्य होने से पहले सिचुएशन को नॉर्मल करना आवश्यक था, जिसमें एक अहम पहलू था इंग्लिश टीम का प्लान प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टेस्ट मैच खेलने इंडिया वापस आना, क्योंकि शेड्यूल प्रोग्राम में टेस्ट मैचेस अहमदाबाद और मुंबई में होने थे। इसलिए बीसीसीआई ने तेजी से वेन्यू बदले और इंग्लिश टीम के सामने पहले टेस्ट के लिए चेन्नई जबकि दूसरे टेस्ट के लिए मोहाली को रखा।
टूर के कंटिन्यूएशन के लिए डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस समझते हुए तब के इंग्लैंड एंड वेल्स बोर्ड के डायरेक्टर ह्यू मॉरिस और प्रोफेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सीन मॉरिस ने खुद मोर्चा संभाला। 5 दिसंबर को दोनों ने ईसीबी से आए सिक्योरिटी कंसल्टेंट रिक डिक्सन के साथ चेन्नई और मोहाली की सिक्योरिटी का मुआयना किया। खुद को पूरी तरह से प्लेयर्स की सेफ्टी को लेकर के संतुष्ट करते हुए ईसीबी ने इंग्लैंड टीम को 8 दिसंबर को मद्रास में वापस आने पर हामी भरी। अब आपको यहाँ तक लग रहा होगा कि सब कुछ बड़े आराम से हो गया, मगर अभी तक आपने जो सुना ये सब सामने से चल रहा था, जबकि पर्दे के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। दरअसल 28 नवंबर को जब ह्यू मॉरिस ने बीसीसीआई के इंग्लिश प्लेयर्स को दुबई और अबू धाबी पहुंचने पर हामी भरी थी, तो करंट टीम के प्लेयर्स समेत कई बोर खिलाड़ियों ने भी माथा चढ़ाया था। नॉर्मल कंडीशन में इंडिया की तारीफों के पुल बांधने वाले जियोफरी बॉयकॉट ने इसे बेवकूफाना फैसला कहा। द टेलीग्राफ जैसे बड़े अखबार के लिए बॉयकॉट ने एक बेहद डरावना ब्लॉग लिखते हुए प्लेयर्स के घर वापस नहीं आने के फैसले को बेइज्जती, गैर जिम्मेदारी और अमानवीय लिख दिया था। उन्होंने प्लेयर्स की घबराहट से लेकर उनकी मेंटल स्टेट डिस्टर्ब होने तक की बातें हाईलाइट की, जिसका असर ये हुआ कि ईसीबी के चेयरमैन रह चुके लॉर्ड मैक्लोरिन जैसी ताकतवर आवाजें प्लेयर्स को वापस इंग्लैंड बुलाने के फेवर में उठने लगी। उधर यूएई में इकट्ठा बैठे प्लेयर्स भी 2 ग्रुप्स में बट गए। फ्लिंटॉफ और हमिल्सन जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स का एक ग्रुप क्रिसमस, टेररिज्म और मेंटल स्टेट के हवाले से बात रखते हुए घर जाने पर जोर दे रहा था, तो कप्तान पीटरसन और स्ट्रॉस वाला ग्रुप ह्यू मॉरिस के साथ खड़ा रहते हुए इंडिया आने को रेडी था। साफ साफ कहें तो एक बड़ा सदमा झेल रहे भारतीय के तौर पर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, मगर इन सब में एक चीज अभी इंडिया के फेवर में थी और वो थी इंग्लिश टीम का यूएई में मौजूद होना। क्योंकि अगर जल्दबाजी में टूर को रद्द करके प्लेयर्स को इंग्लैंड भेज दिया जाता तो ग्लोबल लेवल पर इंडिया के साथ क्या सलूक होता ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज भी इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी को करीब से जानने वाले लोग ललित मोदी को बहुत इज्जत देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हमने ललित मोदी कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में एकदम से ललित मोदी कहां से आ गए, तो बात यह है कि जब 26/11 सामने आया तो बीसीसीआई ने दबे लफ्जों में जल्द से जल्द इंग्लिश प्लेयर्स को वापस भेजने की बात कही, जिसका अपोज करते हुए ललित मोदी ने ह्यू मॉरिस से कम्युनिकेट करके यूएई को हॉट स्पॉट डिसाइड किया। रातों रात प्रैक्टिस से लेकर बेस्ट हॉस्पिटैलिटी का इंतजाम किया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि जब 6 दिसंबर को एंड्रू स्ट्रॉस ने पब्लिकली टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया वापस आने की बात कही तो टूर रिज्यूम होना आसान था, क्योंकि गेंद अभी भी बीसीसीआई के पाले में ही थी। जिसके बाद तेजी के साथ प्लेयर्स को अबू धाबी और दुबई से वापस लाने के अरेंजमेंट किए गए। तो दोस्तों, अभी तक की कहानी में मुश्किल हालातों में भी कहीं ललित मोदी का प्रेजेंस ऑफ माइंड तो कहीं एंड्रू स्ट्रॉस की बहादुरी हाईलाइट हुई। लेकिन अभी जिस एक शख्स का कंट्रीब्यूशन सामने नहीं आया वो है केविन पीटरसन, क्योंकि पीटरसन ही वो शख्स थे जिन्होंने 5 दिसंबर की रात प्लेयर से पूछा था कि अगर लंदन में ओलंपिक के दौरान ही ऐसा कुछ हादसा होता तो क्या बतौर प्रोफेशनल हम सब एथलीट्स को मैदान छोड़कर भागने पर खुश होते। पीटरसन ही वो शख्स थे जिन्हें 5-0 की वनडे सीरीज की हार के बाद, टेस्ट सीरीज की हार के बाद अपनी कप्तानी से हाथ धोना था। प्लेयर्स को एक यूनिट के तौर पर इंडिया वापस लाने की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो प्लेयर्स की कम प्रैक्टिस से होने वाले नुकसान से अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि चेन्नई चेज में कुक ने काउंटर अटैकिंग खेल रहे सहवाग की जो कैच छोड़ी थी वो कम प्रैक्टिस का ही नतीजा थी। उन्हें सितंबर के बाद टेस्ट मैच के लिए पहली बार इकट्ठा हो रही टीम की गेम प्रैक्टिस की कमी का अच्छे से पता था। पीटरसन जानते थे कि कुछ खिलाड़ी इंडिया सिर्फ सीरीज खत्म करने की औपचारिकता निभाने जाएंगे। इसके बावजूद भी पीटरसन ने अपने करियर को दांव पर लगाते हुए टीम को वापसी के लिए लीड किया। ये पीटरसन की कुर्बानी की वजह ही थी कि 26/11 जैसे बड़े हमले के बावजूद सिर्फ 12 दिन के अंदर एक इंटरनेशनल टीम वापस टूर पर आई। 3000 पुलिस ऑफिशियल्स और 300 कमांडोज की मौजूदगी में इंग्लैंड ने चेन्नई और मोहाली टेस्ट खेले। इंडिया ने जहां सहवाग, सचिन, युवराज और जहीर के दम पर चेन्नई में इतिहास रचा, तो मोहाली में गंभीर और भज्जी के कमाल के साथ डोमिनेंस के साथ ड्रॉ खेले। फिर भी सीरीज में स्ट्रॉस की फॉर्म के अलावा इंग्लैंड के लिए याद रखने लायक कुछ नहीं हुआ। मगर इंग्लैंड के आने से जहां देशवासियों को गम से बाहर लाने वाला चेन्नई टेस्ट मिला, तो वहीं डिप्लोमेट एंड पर भी इंडिया का पक्ष मजबूत हुआ। आज भले वो सीरीज सिर्फ एक आम टेस्ट श्रृंखला के तौर पर याद की जाती है, मगर जब ये सब घट रहा था तब किसी जंग से कम नहीं था। वो जंग जिसके बाद भारत की शान में 4 चांद लग गए, वो जंग जिसने शहीद हुए 171 हिंदुस्तानियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, वो जंग जिसके खत्म होने के बाद केविन पीटरसन को कप्तानी छोड़नी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का अंत पीटरसन के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इंडिया के सपोर्ट में खड़े होने से पीटरसन के कई दुश्मन बन गए। खैर, वो अलग कहानी है जो कभी और कवर करेंगे। फिलहाल इंग्लैंड के 2008 के उठाए यादगार कदम के एपिसोड को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है, जिस हौसले के नतीजे के तौर पर आपको ऐसी ही छुपी हुई और बहुत सारी कहानियां हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि क्रिकमाइंड के पिटारे में अभी बहुत सारे राज दफन हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।